शीत युद्ध का दौर आज पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। जीके आरएस राउरकेला सेज में आपका स्वागत है। जिस किसी ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब हम शीत युद्ध पढ़ने जा रहे हैं। शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच में युद्ध हुआ था और ये युद्ध की संभावना नहीं थी। शीत युद्ध का अर्थ होता है वार्तालाप, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, तनाव और होड़ के युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। वापस शीत युद्ध का मतलब होता है वार्तालाप, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, तनाव और संघर्ष और होड़ के युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। और ये शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच में हुआ था और ये युद्ध 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उससे इनकी शुरुआत होती है और 1991 तक शीत युद्ध चला था। और ये वास्तविक रूप से दुनिया के सामने आया था 12 मार्च 1947 को ये दुनिया के सामने आया था। अब हम पढ़ने जा रहे शीत युद्ध क्या है। दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। अभी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में। 1900 द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1 अगस्त। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1 अगस्त 1939 को। 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और ये द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक चला था। 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था और इस युद्ध को ही प्रमुख कारण माना गया इस शीत युद्ध का। सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 की समाप्ति हो गई। अब भी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में। 1 सितंबर 1939 से 1945 तक शीत युद्ध चला था। द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 गुट थे, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहा था जर्मनी, इटली, जापान। और जर्मनी, इटली, जापान के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे त्रिपक्षीय समझौता कहा जाता है। और दोनों ही गुटों के बीच में मित्र राष्ट्र, ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 1945 तक चला था और सन 1945 में मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। 1939 से 45 की समाप्ति हो गई और मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस कर रहे थे। ध्रुवीय राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली, जापान के हाथों में थी। अब भाई मित्र राष्ट्र थे उनका नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और ये चारों ही शक्तिशाली देश थे। और ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहा था जर्मनी, इटली, जापान। और इन 3 जर्मनी, इटली, जापान के बीच में जो समझौता हुआ था उनको त्रिपक्षीय समझौता कहा जाता है। और इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। अब ये द्वितीय विश्व युद्ध था, इसमें दुनिया के सबसे ताकतवर देश इस युद्ध में शामिल थे और ये युद्ध कहा जाता है कि भी यूरोप महाद्वीप में हुआ था। अगर क्वेश्चन आ जाता है द्वितीय विश्व युद्ध किस महाद्वीप में हुआ, तो ये यूरोप महाद्वीप में हुआ था। ये युद्ध यूरोप से बाहर के इलाकों में भी फैला। इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, बर्मा और अब बर्मा का अब नाम है म्यांमार, भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था यूरोप में और यूरोप के बाहर भी कुछ देश थे जैसे चीन, बर्मा, भारत के पूर्वोत्तर राज्य, वहाँ पर भी इस युद्ध के प्रभाव पड़े थे। और इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि का मतलब होता है लोगों की हानि हुई, बहुत सारे लोग मारे गए थे। धनहानि का मतलब होता है रुपए, पैसे, बहुत इसमें हानि हुई थी। जनहानि का मतलब होता है लोगों की हानि हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। और धनहानि का मतलब होता है आर्थिक रूप से पैसे बर्बाद हुए और बहुत इसमें हानि हुई थी। और अब देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 और से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध इतना भयंकर नहीं था
क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में परमाणु बमों का प्रयोग नहीं किया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें परमाणु बमों का प्रयोग किया गया था, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध को सबसे भयंकर विनाशकारी युद्ध कहा जाता है। 1914 से 1918 के बीच में हुए पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध इससे भी ज़्यादा भारी था। अभी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, लेकिन वो इतना भयंकर नहीं था, लेकिन उसने दुनिया को दहला दिया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो इतना भयंकर था क्योंकि उसमें परमाणु बमों का प्रयोग किया गया था। परमाणु बम जापान के दो स्थानों पर गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर, और इससे पता चलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध बहुत भयंकर था और इस युद्ध ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। और प्रथम विश्व युद्ध में भी ये द्वितीय विश्व युद्ध की तरह घुटते मित्र राष्ट्र ध्रुवीय राष्ट्र, और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत होती है। अभी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में, जब जापान के दो स्थान थे हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा दिए गए थे। हिरोशिमा पर 9 अगस्त 1945 और नागासाकी पर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को जापान अमेरिका ने बम गिराए और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका देश ने परमाणु बम गिराए थे। और उसके बाद में शीत युद्ध की शुरुआत होती है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है और शीत युद्ध की शुरुआत होती है। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका देश ने परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। अब जब जापान पर परमाणु बम गिरा दिए थे तो जापान को आत्मसमर्पण करना और अमेरिका के सामने अपने घुटने टेकने पड़े। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया और जब जापान के दोनों स्थानों पर परमाणु बम गिराए गए थे तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति भी हो गई थी। परमाणु बम गिराने के अमेरिका फैसले के आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, और कुछ आलोचक थे उन्होंने कहा, आलोचक का मतलब होता है जो निंदा करने वाले, उनके दोस्त देखने वाले। कुछ आलोचक थे अमेरिका के, उन्होंने कहा कि भाई जब जापान देश आत्मसमर्पण करने वाला था, वो अपनी हार को स्वीकार करने वाला था, उस समय परमाणु बमों का प्रयोग करना अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं थी। अमेरिका ने जो परमाणु बमों का प्रयोग किया था वो अच्छा नहीं था। ऐसे में बम गिराना गैर कानूनी था और इस समय जब जापान आत्मसमर्पण करने वाला था उस समय बम गिराना अच्छी बात नहीं थी, और क्योंकि जापान तो वैसे ही आत्मसमर्पण करने वाला था और उसको डराने के लिए अमेरिका देश ने परमाणु बमों का प्रयोग किया, वो अच्छी बात नहीं थी, ये आलोचकों ने कहा था। अब भी उनके समर्थक थे, उन्होंने भी अपनी मांग रखी थी और इन आलोचकों का मानना था कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया और अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। वो सोवियत संघ के सामने ये भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। अब भी जिस आलोचकों ने कहा कि अमेरिका की रणनीति ये थी कि वो परमाणु बमों का प्रयोग करके सोवियत संघ को बताना चाहता था कि विश्व में सबसे शक्तिशाली देश है वो अमेरिका ही है, उनके सामने सभी देश कमज़ोर हैं, और विश्व में सबसे शक्तिशाली अमेरिका देश है, वो सोवियत संघ को ये बताना चाहता था। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था। अब ये तो थे आलोचक, उन्होंने ये बात कही थी। अब आते हैं अमेरिका देश के जो समर्थक थे जिन्होंने परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था, उनका कुछ लोगों ने समर्थन किया। अमेरिका के कुछ समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने, अमेरिका और साथी राष्ट्रों के आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। विश्व की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम इसका परिणाम यही हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हो गया। अब भी अमेरिका देश के जो समर्थक थे उन्होंने कहा कि परमाणु बम गिराना सही बात थी, क्योंकि अमेरिका देश जल्दी से जल्दी युद्ध को समाप्त करना चाहता था, वो आगे से और जनहानि को नहीं करना चाहता था। लोगों की हानि हो रही थी, बहुत सारे लोग युद्ध में मारे जा रहे थे, तो उन लोगों को बचाने के लिए उन्होंने परमाणु बम का प्रयोग किया। लेकिन जब इन परमाणु बमों को गिराया गया था तो पूरे विश्व के सामने दो महाशक्तियों का उदय हुआ। एक महाशक्ति था जिसका नाम था सोवियत संयुक्त राज्य अमेरिका, और जिसको पूंजीवादी देश भी कहा जाता है, और दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ रूस, और जिसको साम्यवादी या समाजवादी देश
कहा जाता है। जर्मनी जापान हार चुके थे और धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहा था जर्मनी जापान, वे इस युद्ध में हार चुके थे। यूरोप और शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे और इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। और जब जापान और जर्मनी हार चुके थे तो पूरे विश्व के सामने दो महाशक्ति आ चुकी थी, अमेरिका सोवियत संघ, और पूरे विश्व के सामने ये सबसे शक्तिशाली शक्तियाँ थी और इनके पास बहुत सारी शक्तिशाली हथियार थे और वे विश्व को किसी भी समय प्रभावित कर सकते थे, विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सकते थे। अमेरिका सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। अब भाई द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था 1945 में। उसके बाद में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में होड़ शुरू हो गई थी और इस होड़ को ही प्रमुख कारण माना गया है शीत युद्ध का। शीत युद्ध का प्रमुख कारण माना गया है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ही होड़ को। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे ये समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं है। और ये एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हो कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सके, तो ऐसे में दोनों के बीच में रक्त रंजिश युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। अब भाई क्या हुआ कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही देशों के बीच में होड़ चल रही थी। उस समय दोनों ही महाशक्तियों ने सोचा कि भाई इसके पास भी परमाणु हथियार हैं, रूस के पास और अमेरिका के पास भी परमाणु हथियार हैं, इसलिए हमें दोनों ही देशों को संभल संभल कर कदम रखना होगा, क्योंकि ये अगर हमने किसी ने भी गलती कर दी तो ये युद्ध रक्त रंजित युद्ध हो जाएगा। रक्त रंजित का मतलब होता है इसमें बहुत सारा खून बहाना पड़ेगा। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही देशों को खून बहाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने युद्ध को ध्यान में रख कर संभावनाओं को कम करने के बारे में सोचा था कि भाई युद्ध न हो, इसमें परमाणु युद्धों का प्रयोग न हो, इसलिए हमें संभल संभल कर कदम रखना पड़ेगा। उकसाने के बावजूद भी कोई पक्ष युद्ध का जोखिम मोल लेना नहीं चाहता था। अब भी इस देशों सोवियत संघ, रूस और अमेरिका दोनों ही गुटों में बहुत सारे देश आते थे। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी जिनको साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी उनको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, और दोनों ही गुटों में बहुत सारे देश थे। तो इन देशों ने सोचा, ये देश इन दोनों ही देशों को उकसाने लगे, अमेरिका को भी उकसाने लगी और सोवियत संघ को भी उकसाने लगी, लेकिन उन्होंने उकसाने के बाद भी जोखिम उठाना सही नहीं समझा। अब ये एक जापान पर परमाणु बम गिर रही थी, उन बम्बों के नाम आ रहे। जापान के दो स्थान थे, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरे थे। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरे थे। ठीक है, और परमाणु बम्बों का नाम था, दो परमाणु बम था जिनके नाम थे, एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैट मैन। ये गुप्त नाम दिया गया था, गुप्त मतलब इनको छुपा कर ये नाम दिया गया था। दो परमाणु बम थे, हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए थे। उन बम्बों का नाम था, जिस बम्बों को अमेरिका देश ने जापान पर गिराया था, एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैट मैन। ये तस्वीरें उस विध्वंस को दर्शाती हैं। अब मैं ये तस्वीरें बता देता हूँ आपको। ये थी प्रथम तस्वीर, ये प्रथम तस्वीर थी, ये इसमें विध्वंस दिख रहा है आपको। ये द्वितीय तस्वीर थी और ये तृतीय, और ये सभी जापान के हिरोशिमा नागासाकी की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में विध्वंस को बताया गया है। ये तस्वीरें उस विध्वंस को दिखाती हैं जो अमेरिका द्वारा हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम्बों के कारण हुआ था। इन बम्बों को लिटिल बॉय और फैटमैन के गुप्त नाम दिए गए। अभी दो परमाणु बम गिरे रहे थे, दोनों के नाम थे लिटिल बॉय, फैटमैन, और ये गुप्त नाम दिए गए। गुप्त का मतलब होता है इनको छुपके से, ये गुप्त नाम थे, इनको छुपा कर ये नाम दिया गया था और अमेरिका ने ये बम गिराए थे। महाशक्तियों के पास आज परमाणु हथियारों को जो गिरे उसकी तुलना में ये बम बहुत छोटे थे, और जो ये दो बम गिरे थे जापान पर, लिटिल बॉय और फैटमैन, जो आज की तुलना में बहुत छोटे बम थे और इनकी तुलना, इनकी क्षमता भी कम थी। जो ये बम गिरे थे हिरोशिमा नागासाकी पर उस समय 1945 में, इनकी क्षमता बहुत कम थी, लेकिन वर्तमान टाइम में जो बम है इनसे कई हजार गुना बड़े हैं। और आज अगर किसी ने परमाणु बम्बों का प्रयोग कर दिया तो पूरी विश्व को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, इनके प्रभावों को झेलना पड़ सकता है।
ये बम 15 से 21 किलोटन क्षमता के थे। लिटिल बॉय और फैटमैन जो बम थे, इनकी क्षमता थी 15 से 21 किलोटन क्षमता के बम थे। लेकिन वर्तमान टाइम में जो परमाणु बम है वे इनसे कई हजार गुना बड़े। इतनी कम क्षमता के परमाणु बमों ने भी अकल्पनीय ध्वस्त कर दिया। और 15 और से 21 किलोटन के बम थे, लेकिन इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी को पूरा विध्वंस कर दिया। आज वहाँ पर कोई भी इस तरह व्यक्ति जाता है हिरोशिमा नागासाकी पर, उनको कैंसर का रोग हो जाते हैं। आज तक वहाँ पर कोई वनस्पति पैदा नहीं हुई है और किसी ने मानव ने भी वहाँ पर जाना उचित नहीं समझा। अगर कोई मानव वहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी पर चला गया तो वहाँ पर कुछ न कुछ भयंकर बीमारी के चपेट में आकर रहता है वो। 1950 के दशक की शुरुआत में इस संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ ऐसे परमाणु बमों का परीक्षण कर रहे थे जिनकी क्षमता 10 से 15,000 किलोटन थी। अब भाई 1950 से ही सोवियत संघ और अमेरिका और सोवियत संघ ने परमाणु बमों को बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन इनकी क्षमता जो परमाणु बम हिरोशिमा नागासाकी पर गिरे थे उनसे कई हजार गुना बड़ी थी। वर्तमान टाइम में जो बम है वे 10 से 15,000 किलोटन के बम थे। दूसरे शब्दों में ये बम हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों की तुलना में हजार गुना ज़्यादा विध्वंस थे। शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियों के पास इस तरह के हथियार हजारों हथियार थे। जरा कल्पना कीजिए कि ये हथियार दुनिया भर में क्या तबाही मचा सकते थे। अब जिस समय शीत युद्ध चल रहा था 1945 से 1951 के बीच में, तो ये परमाणु बम थे। और अगर भूलने के मिस भी अमेरिका भूल से भी उकसाने के बाद भी अगर ये बम गिरा दी गई थी अमेरिका और रूस ने, तो इनका पूरे विश्व को नुकसान भुगतना पड़ सकता था। हाँ, उकसाने के बाद भी बावजूद उकसाने के बावजूद कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम मोल लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदा चाहे किसी भी को हो, लेकिन इससे होने वाले विध्वंस को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है। अब भी जो युद्ध हुआ, ये शीत युद्ध चल रहा था, इसमें अगर किसी ने उकसाने से भी अगर बम गिरा दिया है तो दोनों को राजनीतिक फायदा तो हो सकते हैं, लेकिन इसका विध्वंस पूरे दुनिया को झेलना पड़ सकता है। परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों ने इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है ये तय करना भी असंभव हो जाएगा। अगर कोई भी अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियार को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। अब भी अमेरिका या सोवियत संघ ने अमेरिका के परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया, या अमेरिका ने सोवियत संघ के परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया। अमेरिका ने सोवियत संघ के परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया या सोवियत संघ ने अमेरिका के परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया, तो भी उनके पास कुछ उनको ख़त्म करने के लिए परमाणु हथियार बच सकते थे। और इस स्थिति को इससे अवरोध, रोक या संतुलन का तर्क कहा जा सकता है। जैसे भाई अमेरिका ने सोवियत संघ के परमाणु हथियार थे उनको नष्ट कर दिया, या सोवियत संघ ने अमेरिका के परमाणु हथियार को नष्ट कर दिया, तो भी उनके पास परमाणु हथियार बच सकते थे। और इस स्थिति को अवरोध कहा जाता है। दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती थी कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता था। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजिश युद्ध का रूप नहीं ले सका और इसकी तासीर ठंडी रही। और पारस्परिक अवरोध की स्थिति ने युद्ध को नहीं होने दिया, लेकिन ये स्थिति पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को न रोक सकी। और दोनों ही महाशक्तियों ने परमाणु हथियारों को प्रयोग नहीं किया, उन्होंने संभल कर कदम रखा, क्योंकि अगर किसी भी देश की गलती का पूरे विश्व को नुकसान भुगतना पड़ सकते हैं। और इस युद्ध को रक्त रंजिश युद्ध का रूप नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें संभावनाएं बनी हुई थी युद्ध की, लेकिन युद्ध नहीं हुआ था। और इसकी तासीर ठंडी थी। ये युद्ध ठंडी का तासीर का मतलब होता है इसकी स्थिति ठंडी थी, इसमें कोई युद्ध नहीं हुआ था और युद्ध की संभावनाएं बनी हुई थी। और इस स्थिति में अवरोध की स्थिति ने इस युद्ध को प्रतिस्पर्धा का रूप दे दी। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है दोनों ही देशों के बीच में कंपटीशन चल रहा था कि इसने भाई ये शस्त्र बना लिया तो हम भी इसके जवाब में कुछ इनसे बेहतर शस्त्र बना लेंगे।
शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर ध्यान दें। इसमें दो महाशक्तियां उनके अपने अपने गुट थे, और दोनों ही महाशक्तियों के गुट थे। और एक गुट था अमेरिका का गुट, जिसको पूंजीवादी गुट कहा जाते हैं, और सोवियत संघ का गुट था जिसको साम्यवादी गुट कहा जाता है। दोनों ही देशों के अपने अपने गुट थे। और अमेरिका था वो पश्चिमी गुट का नेतृत्व कर रहा था, और सोवियत संघ था वो पूर्वी गुट का नेतृत्व कर रहा था। वापस अमेरिका का जो गुट था उनको पूंजीवादी गुट कहा जाते हैं, और अमेरिका पश्चिमी देशों का नेतृत्व कर रहा था, पश्चिमी गुट का नेतृत्व कर रहा था। और सोवियत संघ का जो गुट था उनको साम्यवादी गुट कहा जाता है, और सोवियत संघ पूर्वी गुट का नेतृत्व कर रहा था। इस परस्पर प्रतिस्पर्धी गुटों में शामिल देशों ने अपेक्षा की कि वे तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। इन देशों को एक विशेष अर्थ में तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना था, और परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझाना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, और क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध टन जाए। अब भी दोनों ही अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के गुट थे। दोनों ही गुटों के देशों ने अमेरिका और सोवियत संघ को समझाया कि अगर आपकी ये स्थिति है ये पूरे विश्व को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उन्होंने इन दोनों ही महाशक्तियों को समझाया, और दोनों ही गुटों ने संभल कर कार्य किया, वरना दोनों ही महाशक्तियों के बीच में अगर युद्ध ठन जाता तो इसका वह नतीजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ता था। और इसको कहाँ पर समाप्त किया जाएगा ये कोई भी बता नहीं सकता था, कि युद्ध कहाँ पर समाप्त होगा, किसकी विजय होगी, किसकी पराजय होगी, इसका कोई भी निर्णय नहीं कर सकता था। जब दो महाशक्तियों और उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच पारस्परिक अवरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंस साबित होगा। अब भी दोनों ही गुटों के बीच में अवरोध की स्थिति थी कि भाई इस गुट के पास भी बहुत सारे हथियार है, इस गुट के पास भी बहुत सारे हथियार है, और दोनों ही देश एक दूसरे के पर आक्रमण कर दे तो भी उनके पास ऐसे हथियार बच सकते थे जो उस देश को बर्बाद कर सकते थे। इस संदर्भ में इस संदर्भ में जिम्मेदारी इस संदर्भ में जिम्मेदारी का मतलब था स्वयं से काम लेना या तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना। शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे जमा लिया। अब भी दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार थे, दोनों ही देशों ने संभल कर कार्य किया, और बहुत सारी बार ऐसी स्थिति भी थन चुकी थी, जैसे भाई क्यूबा संकट हुआ था 1962 में, तो दोनों ही देशों के बीच में युद्ध की स्थिति बन चुकी थी, लेकिन दोनों ने संभल कर काम किया। अगर उन्होंने परमाणु हथियार का प्रयोग कर देता तो पूरे विश्व को, पूरे मानव जाति को इसका खतरा सहन करना पड़ता था, खतरा महसूस करना पड़ता था। और इस शीत युद्ध ने समूची जाति पर मंडराते खतरे को भी खत्म कर दिया, क्योंकि दोनों ही गुटों ने संभल कर कार्य किया था। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। अब भी द्वितीय विश्व समाप्त हो गया था, और पूरे विश्व में दो ध्रुव बन चुके थे, दो गुट बन चुके थे। एक गुट का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, और वो पश्चिमी देशों का नेतृत्व कर रहा था, और उनकी अर्थव्यवस्था थी, उनको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और द्वितीय गुट था साम्यवादी सोवियत संघ, रूस का गुट था, वो साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था, और उनके गुट में पूर्वी देश आते थे। और दोनों ही देश पूरे विश्व में मंडरा रहे थे, दोनों ही शक्तिशाली देश थे। तो पूरे विश्व में दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो गया, दो गुट बन चुके थे, सोवियत संघ और अमेरिका दो गुट बन चुके थे, दोनों ही शक्तिशाली देश थे। दोनों ही महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी, और दोनों ही गुट अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के ऊपर अधिकार कर रहे थे, अपनी अर्थव्यवस्था का प्रचार कर रहे थे, उसको अपने गुट में शामिल करने के लिए सोच रहे थे। और उस समय एक और तीसरा आंदोलन चल रहा था। एक तो गुट था सोवियत संघ का साम्यवादी गुट, दूसरा गुट था अमेरिका का पूंजीवादी गुट, और दोनों ही गुट पूरे विश्व को अपने अपने खेमे में करने के लिए अपना प्रचार कर रहे थे। और उसी समय 1961 में एक तीसरा गुट बना था जिसका नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन, 1961 में बना था, और बेलग्रेड इंडोनेशिया में। और ये इस तीनों ही गुटों के नाम है। प्रथम गुट था जिसका नाम था अमेरिका, उसको प्रथम दुनिया कहा जाता है। दूसरा गुट था सोवियत संघ जिसको द्वितीय दुनिया कहा जाता है। तीसरा गुट था गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको तृतीय दुनिया कहा जाता है, तृतीय दुनिया के देश कहा जाता है।
दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बंट गई थी और ऐसे में किसी भी मुल्क के लिए एक रास्ता ये था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक शक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। अब भाई पूरे विश्व में ये प्रभाव बन रहा था कि भाई हम किस गुट में शामिल हो, किस गुट में शामिल नहीं हो। अगर हम अमेरिका में शामिल हो गए तो रूस हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, अगर रूस के गुट में हम शामिल हो गए तो अमेरिका हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा। इसलिए पूरे विश्व के देशों के सामने ये समस्या मंडरा रही थी, पूरे विश्व के देशों के सामने ये समस्या मंडरा रही थी और उन्होंने संभल संभल कर कदम रखा। परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया और इन देशों ने स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला, हथियार, आर्थिक मदद मिली। इन देशों को अपने पड़ोसी देशों से होड़ थी और महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया गठबंधन की व्यवस्था ने पूरी दुनिया के दो खेमों में बंट जाने का खतरा पैदा हो गया और ये विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ था। अभी दोनों ये गुट थे, अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों गुटों ने दूसरे देशों को अपने प्रभाव में किया और बहुत सारे देश इनके गुटों में जुड़ गए थे और उन देशों को जब अपने पड़ोसी देशों से युद्ध होता तो उन्होंने इन देशों की सहायता ली और उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक सहायता इन दोनों ही गुटों से मिलने लगी और जिस गुट में जो शामिल होता था उनको उस गुट से आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक सहायता मिलती थी और इस प्रकार वे एक दूसरे गुट के ऊपर निर्भर हो गए। जैसे अमेरिका गुट में वो कोई गया देश तो वो अमेरिका के ऊपर निर्भर हो गया और सोवियत संघ के गुट में गया तो वो सोवियत संघ के गुट में निर्भर हो गया था और पूरे विश्व को दो खेमों में बढ़ चुका था। ये विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ था और ये विभाजन हुआ था यूरोप महाद्वीप में। उस यूरोप महाद्वीप में पूरा महाद्वीप दो गुटों में बच चुका था, अमेरिका का गुट, सोवियत संघ का गुट। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। अब भाई पश्चिमी गुटों का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका और पूरी यूरोप का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत संघ खेमे में शामिल हो गए, इसलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं। अब भाई यूरोप के दो भाग कर दिए गए थे, एक तो पश्चिमी भाग, एक पूर्वी भाग। पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वे अमेरिका का पक्ष ले रहे थे और उनको पश्चिमी गठबंधन कहा गया और पूर्वी यूरोप के देश थे वे सोवियत संघ में शामिल हो गए थे, उनको पूर्वी गठबंधन कहा गया था। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अब भाई पश्चिमी गठबंधन था उसने अपने को एक संगठन का रूप दिया और उस समय उन्होंने एक संगठन बनाया था। पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उसमें 12 देश उसमें शामिल थे और उन्होंने एक गुट बनाया था जिस गुट का नाम था नाटो और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। नाटो की स्थापना नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। नाटो का पूरा नाम था उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का पूरा नाम था और ये संगठन पश्चिमी देशों ने बनाया था 4 अप्रैल 1949 में और ये गुट बनाया था और इसका पूरा नाम था उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना की गई जिसमें 12 देश शामिल थे और उसमें उस समय 12 देश शामिल थे। वर्तमान टाइम में इसमें 30 देश शामिल है। वर्तमान 2023 में नाटो में 30 देश शामिल हैं और जब ये बना था 4 अप्रैल 1949 में उस समय इसमें 12 देश मौजूद थे। इस संगठन ने घोषणा की इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के इन देशों में से किसी एक भी पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेंगे। इस प्रकार के
पूर्वी गठबंधन ने वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। और जब अमेरिका ने नाटो की स्थापना की, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई थी और इसमें उस समय 12 देश शामिल थे। और जब अमेरिका ने पश्चिमी देशों का गठबंधन बनाए नाटो, तो इस नाटो देश में 12 देश थे। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी देश ने हमारे 12 ही देशों पर आक्रमण कर देगा तो हम मिलजुल कर उस देश से निपटेंगे, उसका सामना करेंगे। अगर 12 देशों में से किसी भी देश पर अगर कोई दूसरा देश आक्रमण कर देगा जो उस गुट में शामिल नहीं है, तो हम उसको 12 ही देश मिलकर उनका सामना करेंगे। और जब अमेरिका ने नाटो की स्थापना की, उस समय पूरी गठबंधन का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। उन्होंने भी एक गठबंधन बनाया था जिसका नाम था वार्सा संधि। और वार्सा संधि का निर्माण किया गया था, वार्सा संधि का निर्माण किया गया था 1955 में। इस प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। और सोवियत संघ ने भी एक गठबंधन बनाया था अमेरिका के, जब अमेरिका ने एक गुट बनाया था नाटो, तो उसके विरोध में सोवियत संघ ने भी गुट बनाया था जिसका नाम था वार्सा संधि। इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की थी। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। अब इनका प्रमुख उद्देश्य था, इनका मुख्य काम था कि नाटो देश में जो देश शामिल हैं उनका मुकाबला करना वार्सा पैक्ट का प्रमुख उद्देश्य है। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों, छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। अब भी शीत युद्ध था और उस शीत युद्ध चल रहा था। उस समय दोनों ही गठबंधन थे, पश्चिमी गठबंधन, पूर्वी गठबंधन। और इनका प्रमुख उद्देश्य था कि भाई लाभ हानि को देखकर उन्होंने दूसरे देशों की मदद की थी। जैसे भाई पश्चिमी गठबंधन में देश है उनका अमेरिका मदद कर रहा था, पूर्वी गठबंधन में देश है उनका सोवियत संघ मदद कर रहा था। और उनको लाभ हानि को देखकर कि भाई इन देशों से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकते हैं, उनके आधार पर वे उनकी मदद करते थे। जैसे उनकी मदद करते थे। जैसा ऊपर बताए गए हैं कि महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना। और कुछ एक मामलों में ये भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। पूरी यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका उदाहरण है। और सोवियत संघ ने पूरी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। और इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रही। अब भी अमेरिका सोवियत संघ था, उसने अपना गुट था पूर्वी गठबंधन, उन पर अपना प्रभाव जमाने के लिए कुछ भी कर सकता था। जैसे भाई सैनिक प्रयोग भी कर सकता था, राजनीतिक, आर्थिक, सभी प्रकार से उन पर प्रभाव बनाने के लिए उन्होंने अपना दबदबा बनाने के लिए उन पर प्रभाव जमाया। और पूर्वी हिस्से में जो भी देश आते थे उन पर सोवियत संघ का दबदबा था। दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। और इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन सीटो और केंद्रीय संधि संगठन कहा जाता है। अब भाई पश्चिमी देश था जिसका नेतृत्व कर रहा था अमेरिका ने 2 और गुट बना लिए थे। और एक गुट का नाम था दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, इनका सीटो का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, ये सीटों का पूरा नाम है। और सेंटो इनका पूरा नाम है केंद्रीय संधि संगठन। ये गुट बना लिए थे। इनके जवाब में सोवियत संघ और साम्यवादी चीन ने इनके क्षेत्र के देशों मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया, इराक के अपने संबंध मजबूत किए। अब जब अमेरिका ने ये संगठन बनाए थे तो सोवियत संघ ने भी वियतनाम, उत्तरी कोरिया, इराक पर अपने संबंध मजबूत करने के लिए कार्य किया था। शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने 2 गुटों के बीच बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया था। अब जब शीत युद्ध चल रहा था तो पूरे विश्व में 2 गुट बन चुके थे, अमेरिका का गुट और सोवियत संघ का गुट। पूरा यूरोप महाद्वीप 2 गुटों में बढ़ चुका था। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन, फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए नवस्वतंत्र देशों को चिंता हुई कि कहीं वे अपनी इस आज़ादी को पाने के साथ खो न बैठे और गठबंधन में
भेद पैदा हुए और बड़ी जल्दी उनमें दरार पड़ने लगी। अब भी कुछ देश थे जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इन्होंने कुछ देशों को गुलाम बना दिया था। ब्रिटेन, फ्रांस, इन देशों ने बहुत सारे देश थे उनको गुलाम बना दिया था और वे देश ब्रिटेन और फ्रांस से आज़ाद हुए थे और उनको नव स्वतंत्र देश कहा जाता है। और नव स्वतंत्र देश थे, उन देशों को ये चिंता सता रही थी कि अगर हम किसी गुट में शामिल हो गए तो फिर से हमारे ऊपर वे अधिकार तो न कर ले, हमें फिर से गुलाम तो न बना रहे। इसलिए उनके बीच में ये दरार बन चुकी थी कि अगर हम किसी भी गुट में, सोवियत संघ के गुट में या अमेरिका के गुट में शामिल हो गए तो वे दोबारा हमारे ऊपर औपनिवेशिक शासन स्थापित न कर ले या हमारे को दोबारा गुलाम न बना दे। और हम वैसे तो फ्रांस और ब्रिटेन से मुश्किल से आज़ाद हुए हैं, हम नव स्वतंत्र देश बने हैं। साम्यवादी चीन की 1950 के दशक के दौरान में सोवियत संघ से अनबन हो गई थी। अब भाई सोवियत संघ था, उनकी 1950 में चीन से अनबन हो गई थी, कुछ उनके संबंध बिगड़ चुके थे और 1969 में इन देशों के बीच एक भूभाग पर अधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ। और 1969 में सोवियत संघ और चीन के बीच में छोटे से भूभाग को लेकर एक छोटा सा युद्ध भी हुआ था। और इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास है और इस आंदोलन ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रखने का मौका दिया गया। और उस समय, जिस समय शीत युद्ध चल रहा था, उस समय कुछ देश थे एशिया महाद्वीप के जिसमें भारत भी शामिल था और 5 देशों ने मिलकर एक नया गुट बनाया था जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, तटस्थ रहना। सोवियत संघ के गुट में, साम्यवादी गुट में शामिल नहीं होना, अमेरिका का पूंजीवादी गुट था उस गुट में भी शामिल नहीं होना। पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन दोनों ही गठबंधन में शामिल न होकर गुट निरपेक्ष देश में शामिल होना इनका प्रमुख उद्देश्य था। दोनों ही गुटों से अलग रहकर तीसरा गुट था, उस गुट में शामिल होना इनका प्रमुख उद्देश्य था। और इन्होंने नव स्वतंत्र देश थे जो नए नए स्वतंत्र हुए थे उनको अपने गुट में शामिल करना प्रमुख उद्देश्य समझा था। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और आखिर अपने परमाणु हथियार, अपने इस सेना के बूते महाशक्ति इतनी ताकतवर थी कि एशिया तथा अफ्रीका, यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश देश छोटे देशों की साझी शक्तियों का भी उनमें से कोई मुकाबला नहीं था। और लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। अब ये छोटे छोटे देश थे जो इन बड़े देशों की महाशक्तियों के कुछ काम के, कुछ लोग तो बोलते हैं कि इन देशों से उनको क्या फ़ायदा हो सकता है इन गुटों को, लेकिन इन गुटों में ही, इन देशों में ही इन बड़े गुटों की कुछ इनके काम भी शामिल थे। जैसे भी इनके छोटे छोटे देश थे, इन देशों में बहुत सारे संसाधन थे, बहुत सारे ऐसे खनिज पदार्थ थे जिनको प्राप्त करना इनका प्रमुख, दोनों ही गुटों का प्रमुख उद्देश्य था। अब इनके प्रमुख उद्देश्य आते हैं कि भाई दोनों ही गुट थे, इन गुटों ने दूसरे देशों को अपने गुट में शामिल क्यों किया, तो इनके प्रमुख उद्देश्य, पहला उद्देश्य महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल, खनिज। अब भाई छोटे छोटे देश थे, उनमें तेल थे, खनिज पदार्थ थे, उनके ऊपर ये गुट अधिकार करना चाहते थे। भू क्षेत्र, या ताकि यहाँ से महाशक्ति अपने हथियार सेना का संचालन कर सके। अब भी वहाँ पर छोटे देश थे, वहाँ पर बहुत सारा भू क्षेत्र था, वहाँ पर बहुत सारी जमीन पड़ी हुई थी, आबादी की भूमि थी, वहाँ पर वे अपने सैनिक ताकतें स्थापित कर सके, सैनिक का संचालन कर सके, हथियारों का निर्माण कर सके। इसके लिए वहाँ पर उन्होंने अधिकार जमाया। सैनिक ठिकाने जहाँ से महाशक्ति एक दूसरे की जासूसी कर सके, अब जासूसी कर सके। और उन्होंने इन देशों पर इसलिए अपने गुट में शामिल किया ताकि ये, सोवियत संघ चाहता था कि मैं अमेरिका के ऊपर जासूसी कर सकूं, अमेरिका चाहता था सोवियत संघ के ऊपर मैं जासूसी कर सकूं, इसलिए उन्होंने दूसरे देशों को अपने गुट में शामिल किया। आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैनिक खर्च वहन करने में मददगार हो सके। अब ये देश थे इन छोटे छोटे देशों की मदद करते थे ताकि ये हमारे गठबंधन में बने रह सके। ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे। विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे और गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से ये संकेत मिलता है कि महाशक्ति विचारों का परस्पर युद्ध भी जीत रही थी। अब भी दोनों महाशक्तियाँ थी, उनके विचार भी अलग अलग थे। सोवियत संघ था जिनकी विचारधारा थी पूंजीवादी, और सोवियत संघ था जिनकी विचारधारा थी साम्यवादी, और अमेरिका देश था जिनकी विचारधारा थी पूंजीवादी। दोनों की अलग अलग विचारधारा थी और दोनों ही अपने अलग अलग विचारधाराओं के माध्यम से दूसरे देशों को अपने गुट में शामिल
कर रहे थे। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र उदारवादी लोकतंत्र पूंजीवादी ये अर्थव्यवस्था थी अमेरिका की, और समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है। अभी दो अर्थव्यवस्थाएं थी, एक तो थी उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी, और समाजवादी साम्यवादी ये थी सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था से कहीं बेहतर है। अभी कुछ लोग थे वे बोलते थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अच्छी है, कुछ लोग बोलते थे साम्यवादी अर्थव्यवस्था अच्छी है, अथवा समाजवादी साम्यवादी उदारवादी लोकतंत्र पूंजीवादी की अपेक्षा बेहतर है। दोनों ही देश अपने अपने अर्थव्यवस्था को बेहतर समझते थे। आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं और कल हमारा अगला पार्ट आएगा और शीत युद्ध के दायरे। और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।